नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग दोस्तों शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षण विधियाँ, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इससे कि आखिर शिक्षण विधि, आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई है, आप सभी देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है। चलिए आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों पहली बात करते हैं शिक्षण विधियों की। जो हमारे टीचिंग में शिक्षण विधियाँ थी दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस होगा। जैसे आगमन विधि, पूछा जाता है कि आगमन विधि के जनक कौन थे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे आगमन विधि के जनक थे अरस्तु जी। कौन थे? आगमन विधि के जनक अरस्तु जी थे। याद कैसे करेंगे? ट्रिक जैसे आगमन दोस्तों, क्या है? आगमन। आगमन जैसे आगमन, आगमन विधि क्या है? आगमन विधि। अब ये आगमन विधि है, तो आगमन विधि यानी इन द सेंस अ से आगमन, अ से अरस्तु। यानी आगमन विधि के जनक कौन थे? आगमन विधि के जनक थे आपके अरस्तु थे। कौन थे दोस्तों? अरस्तु थे। ठीक है, ये आपको याद हो गया आगमन विधि। मैं आपको एक और बता दूं दोस्तों कि आगमन और निगमन दोनों विधि के जनक कौन थे? निगमन दोनों विधि के जनक हमारे दोस्तों कौन थे? ये अरस्तु ही महोदय थे। इन्हीं को जनक माना जाता था, आगमन और निगमन दोनों विधि का। तो अब जानते हैं कि आखिर आगमन विधि होती क्या है, आगमन विधि क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी आप तो ये जान गए, हमारा पहला क्वेश्चन ये तैयार हो गया कि आगमन विधि के जनक कौन थे। तो आप जान गए कि हमारे आगमन विधि के जनक अरस्तु थे, और निगमन विधि के जनक भी कौन थे? वो भी हमारे निगमन विधि के जनक भी अरस्तु थे। दोनों आगमन निगमन, ये मानिए आप बहनें हैं। ठीक है, चलिए विपरीत बहनें हैं। चलिए जानते हैं थोड़ा सा। जब एक शिक्षक किसी बालक को अनुभव, उदाहरण, प्रयोग के सहयोग से विषय वस्तु को स्पष्ट करते हुए किसी नियम तक पहुंचाता है, तो उसे आगमन विधि कहते हैं। इसमें बालक स्वयं करके सीखता है। यह छात्र केंद्रित विधि होती है। पहला पॉइंट क्या है? किसी भी बालक को पहले अनुभव और उदाहरण प्रयोग करके, क्या करके? उदाहरण के द्वारा प्रयोग करके सहयोग से विषय वस्तु को क्या करते हैं? स्पष्ट करते हैं। उसको पहले क्या देते हैं हम लोग दोस्तों? पहले उसके उदाहरण देते हैं और उसके अनुभव को जानते हैं कि क्या इसका अनुभव, यानी पूर्व ज्ञान का पता करते हैं। क्या करते हैं? पूर्व ज्ञान का पता करते हैं कि पूर्व ज्ञान, इसको पूर्व नॉलेज कितना है, कितना इसको ज्ञान है, इसका हम लोग पता करते हैं। और उदाहरण, प्रयोग और सहयोग से विषय वस्तु को स्पष्ट हुए किसी नियम तक पहुंचते हैं। पहले उसे उदाहरण देते हैं, किसी चीज़ों को समझाते हैं, फिर हम किसी नियम तक पहुंचते हैं, फिर नियम पे पहुंचते हैं कि हाँ ये नियम लगेगा। ठीक है, और उसे आगमन विधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आगमन विधि कहते हैं। इसमें दोस्तों दूसरी बात है, इसमें बालक स्वयं करके सीखता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग। स्वयं करके सीखता है इसमें बालक, यानी लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बालक स्वयं करके सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग यानी बालक इसमें स्वयं करके सीखता है इन दोस्तों। यानी पहले उसे उदाहरण दे दिया गया और कहा बेटा अब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अब वो सॉल्व करने में लग जाता है। और फिर उसके बाद हम उसको नियम बताएंगे, उसका यानी कि हम उसका सॉल्व करेंगे। नहीं बेटा ये ऐसे नहीं, ऐसे लगेगा। पहले उसे करना पड़ेगा, फिर हम उसको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये होता है। और यह छात्र केंद्रित विधि होती है। ये क्या होता है? छात्र केंद्रित विधि होती है, क्योंकि पहले इसमें बालक के ही अकॉर्डिंग चला जाता है, बालक से ही काम करवाया जाता है, बालक को ही क्वेश्चन दिया गया और वो सॉल्व करता है। तो ये क्या होगी? हमारी आगमन विधि हो गई। शिक्षण विधि की बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। वह सकारात्मक सूत्रों का सहयोग लेता है। बालक किसका सहयोग लेता है? सकारात्मक सूत्रों का सहयोग लेता है। इसे ही आगमन उपागम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? आगमन उपागम कहते हैं। यानी विधि उदाहरण में उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर तथा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर सूत्रों का उपयोग किया जाता है, तथा मूर्त से अमूर्त की ओर और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। ये चीजें आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी इसमें से उठा के दे सकता है। यही वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि आगमन विधि में क्या होता है। आगमन विधि में यही पॉइंट, इन्हीं पॉइंटों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगमन विधि में इन्हीं एग्जाम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका पूछा गया कि दोस्तों पूछ लेगा कि बताइए, यानी उदाहरण से नियम की ओर। क्या पूछा आपसे? कहा कि उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर कौन सा यानी विधि होती है?
उदाहरण से नियम की ओर होता है हमारी आगमन विधि। ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले जो चीजें हमें ज्ञात हैं फिर जो चीजें अज्ञात हैं वो उसी तरफ हम बढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आगमन विधि कहते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, पहले विशिष्ट चीजों के बारे में जानते हैं फिर हम समान चीजों के बारे में जानते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त इन द सेंस, मूर्त आप सभी जानते हैं, मूर्त वह वो चीजें जो कि दिखाई दें। मूर्त माने क्या होता है, वह चीजें जो कि हमें दिखाई दें, उसे क्या कहते हैं, मूर्त कहते हैं। और अमूर्त उसे कहते हैं अमूर्त। अमूर्त की अगर बात करें तो अमूर्त उसे कहते हैं जो न दिखाई दे। अमूर्त इन द सेंस जो न दिखाई दे, जो नहीं दिखाई देता उसे क्या कहा जाता है, उसे अमूर्त कहा जाता है। और जो चीजें प्रत्यक्ष हमें दिखाई देती हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे मूर्त कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई, अब हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं। और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बताइए आगमन विधि में, पूछेगा आपसे कि बताइए किस विधि में, पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए किस विधि में, किस विधि में, किस विधि में प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चला जाता है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, 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 प्रमाण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ऑप्शन दे देगा आगमन विधि, ऑप्शन ए दे देगा आपको, ऑप्शन ए दे देगा आगमन विधि, आगमन विधि, ऑप्शन बी दे देगा निगमन विधि, निगमन विधि, या दे देगा निगमन विधि, या दे देगा ए और बी दोनों, ए बी दोनों, डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे वो क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। किसी भी तरह आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो इसलिए आपको ये चीजें जाननी चाहिए कि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर हम चलेंगे, किसमें, आगमन विधि में, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि इसका क्या होगा, आगमन की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और मूर्त से अमूर्त की ओर। और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर जो चलते हैं वो कौन सी विधि होती है, वो हमारी होती है आगमन विधि होती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब इसके गुण के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा आगमन विधि के गुण के बारे में। यह मनोवैज्ञानिक विधि होती है। क्या होती है, यह मनोवैज्ञानिक विधि होती है। कौन सी विधि मानी जाती है, यह मनोवैज्ञानिक विधि होती है। यह अस्थायी ज्ञान प्रदान करती है। क्या होती है, स्थायी ज्ञान प्रदान करती है। क्यों स्थायी ज्ञान प्रदान करती है, इसमें बालक स्वयं करके सीखता है, इसमें बालक स्वयं करके सीखता है। अस्थायी, जब किसी भी चीज को आप स्वयं करके सीखते हैं तो वो ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है। जैसे कि आप साइकिल चलाना, साइकिल चलाना अगर आप सीखे, आपने स्वयं सीखा साइकिल चलाना, तो आप कभी भी साइकिल चलाना भूल नहीं सकते। 1 महीने 2 महीने बाद फिर से आपको साइकिल चलाने को मिल जाए तो फिर आप साइकिल दौड़ा देंगे। तो वो चीज होती है जो चीज आप स्वयं करके सीखते हैं। आप अगर मैथ के स्टूडेंट हैं, कोई आप ट्रिक अपने से अगर खोज के बनाते हैं, यार ये ट्रिक मैंने बनाई है, वो ट्रिक आप कभी भूलते, आप एग्जाम हॉल में भी वो ट्रिक नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते, क्योंकि वो ट्रिक आपने स्वयं बनाई है, वो ट्रिक आपने स्वयं बनाई है। वही चीज है स्थायी ज्ञान, इसलिए वो चीजें क्या होती है, स्थायी होती है, कभी आदमी भूलता नहीं। तर्क व चिंतन का विकास, इसमें तर्क का विकास होता है, चिंतन का विकास होता है। भाई कोई चीजें हमें स्वयं करनी है तो सोचना तो पड़ेगा ही। जब हम चीजों को सोचेंगे तभी तो हम उसका बना पाएंगे। समस्या एवं समाधान के गुण, समस्या समाधान के गुण क्या होते हैं, इसके हमें यानी कि समस्या समाधान के गुण, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका हम समाधान कर सकते हैं। ये हमारे अंदर क्या आएगा, गुण आएगा दोस्तों। पाठ्यक्रम समय पर पूरा न होना, पाठ्यक्रम समय पर न पूरा होना। इसमें अब दोष की बात करते हैं, थोड़ा सा आगमन विधि की दोष की बात करें। समय अधिक खर्च होता है, क्योंकि इसमें हम बालक पे डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं, बालक केंद्रित होता है। ये क्या होता है, बाल केंद्रित होता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि आगमन विधि बाल केंद्रित होती है।
तो समय अधिक लगता है भाई। बालक जैसे जैसे जब अच्छे से समझ लेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, तो समय अधिक खर्च होता है। पाठ्यक्रम का समय पूरा न होना, पाठ्यक्रम भी इसमें क्या होगा, सिलेबस टाइम से पूरी नहीं होगा इसमें, ठीक है। पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं होता समय से, क्योंकि बालक के अकॉर्डिंग चलना है। अब बात करते हैं इसकी बहन की, निगमन विधि। किसकी? निगमन विधि। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके भी जनक कौन है, हमारे अरस्तु जी ही हैं। जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय पहले से स्थापित किसी नियम या सूत्र का उपयोग करते हुए किसी उदाहरण को कम समय में स्पष्ट कर देता है, किसी उदाहरण को क्या करता है, कम समय में स्पष्ट कर देता है, तो वो क्या कहलाती है, निगमन विधि कहलाती है। इसमें जस्ट उल्टा होता है, जैसे आगमन विधि का इसमें जस्ट उल्टा होता है। यह शिक्षक केंद्रित विधि होती है, ये जानिएगा। आगमन विधि क्या होती है, वह बाल केंद्रित होती है या शिक्षक केंद्रित होती है। उसमें हम क्या चलते थे, उसमें हम मूर्त से अमूर्त की ओर चलते थे। इसमें हमें क्या है दोस्तों, इसमें हम चलेंगे आपका, यानी कि उसमें हम चलते थे मूर्त से अमूर्त। क्या चलते थे? मूर्त से अमूर्त। अब इसमें क्या करेंगे, अमूर्त से मूर्त की ओर चलेंगे, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट, अमूर्त से मूर्त, अमूर्त से मूर्त। जैसे आप उसमें हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते थे, इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलेंगे। सामान्य से उसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसमें पहले सामान्य फिर विशिष्ट। इसमें स्थूल से सूक्ष्म, इसमें पहले सूक्ष्म फिर स्थूल। उसमें विश्लेषण से संश्लेषण, इसमें संश्लेषण से विश्लेषण, ये चलते। तो ये चीज है, जस्ट वो आगमन विधि की ये अपोजिट होती है आपकी निगमन विधि। बहने ही हैं, बस जस्ट अपोजिट होगा, याद रखिएगा, आगमन विधि और निगमन। अब बात करते हैं गुण की। इसके गुण की क्या, इसमें पाठ्यक्रम समय से पूरा हो जाता है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड होती है, शिक्षक पे डिपेंड होती है, टीचर पे डिपेंड होती है। बाल या शिक्षक केंद्रित होती है। आगमन विधि क्या होती है, वो बाल केंद्रित होती है या शिक्षक केंद्रित। समस्या समाधान में समय भी बहुत कम खर्च होता है, इसमें समय भी, टाइम भी आपका क्या होता है, बहुत ही कम खर्च होता है। यह अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। क्या होती है? अमनोवैज्ञानिक होता है। इसका ज्ञान क्या होता है, अस्थायी होता है, क्योंकि इसमें जो ज्ञान प्रदान करता है वो कौन प्रदान करता है, एक शिक्षक प्रदान करता है। हाँ, और रटने का दोष पैदा होता है। इसमें रूट सिस्टम, जो रूट सिस्टम होता है वो प्रणाली आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चों की, क्योंकि टीचर क्या करवाते हैं, टीचर ज़्यादातर बच्चों को रटवाते हैं कि बेटा ये रटो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। तो ये चीज़ है, तो रटने के दोष इसमें ज़्यादा पैदा हो जाता है। ये आपका ऑप्शन होगा इसका। हाँ, इसमें आपने ये देखा कि ये जो होती है आपकी निगमन विधि, इसमें क्या होता है, इसमें बालक का रूट सिस्टम होता है, रटने के दोष पैदा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रटने के दोष पैदा हो जाते हैं। रूट सिस्टम इसमें ज़्यादा होता है, रटने की पद्धति ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये इसलिए ये गलत मानी जाती है, इसका यानी बहुत ही प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी EP 2020 और आपका RT Act 2009, ये सभी क्या कहते हैं आपको, ये कहते हैं राइट टू एजुकेशन। ये कहते हैं भाई बालक स्वयं करके सीखे चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, समस्या समाधान विधि। ये विधि बहुत अच्छी मानी जाती है आपकी शिक्षण विधि में। ये भी विधि वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान समझिएगा सभी लोग, क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसमें छात्र को एक समस्या प्रॉब्लम दी जाती है और छात्र जिसका समाधान स्वयं ढूंढते हैं। क्या करते हैं? स्वयं ढूंढते हैं। ये वाकई में शिक्षण विधि में अगर देखा जाए तो ये समस्या समाधान विधि बहुत अच्छी विधि होती है, क्योंकि इसमें बालक स्वयं किसी भी समस्या का समाधान करता है। क्या करता है? स्वयं किसी भी समस्या का समाधान करता है, जिससे वो चीज़ों को बहुत ही जल्दी सीख पाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और समस्या को हल करने के लिए एक हिंट भी प्रदान की जाती है। उसको क्या किया जाता है? एक हिंट इन द सेंस क्या होता है? हिंट आपको संकेत क्या दिया गया, एक छोटा सा आपको संकेत दिया गया। हिंट इन द सेंस एक संकेत प्रदान कर दिया गया, एक छोटा सा कि भाई ऐसे होगा, ऐसा ये प्रयोग होगा, उसमें ये सूत्र लगेगी, ये ट्रिक लगेगी। एक छोटा सा हिंट आपने या एक छोटी सी ट्रिक हमने आपको बता दी कि बेटा ये ट्रिक लगेगी, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ये ट्रिक आप लगा लेना, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमने छोटी सी आपको हिंट दे दी, अब आप उसको समस्या को समाधान करें। तो एक टीचर का भी काम हो गया कि थोड़ा सा उसने आपको यानी सहारा दे दिया, और आपने उस सहारे से आपने स्वयं क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया।
तो उससे चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, तो आपको वो चीज़ें याद हो जाती। तो ये है समस्या को हल करने की, तो ये चीज़ है समस्या के स्टेप। समस्या का सर्वप्रथम हम चुनाव करते हैं। क्या होता है पहला स्टेप, ये समस्या के स्टेप है प्रॉब्लम के। सबसे पहले कि आखिर समस्या क्या है, समस्या का हम चुनाव करते हैं। समस्या से संबंधित सूचना इंफॉर्मेशन को हम एकत्रित करते हैं। जो समस्या से संबंधित सूचनाएं होती हैं उसे क्या करते हैं हम एकत्रित करते हैं। समस्या के समाधान की योजना बनाना, फिर हम उसकी समस्या प्रॉब्लम को क्या करते हैं योजना बनाते हैं, और सभी समाधानों का हम क्या करते हैं मूल्यांकन करते हैं। सभी समाधानों का मूल्यांकन कि हाँ जो हम समाधान कर रहे हैं, जिसको हम जो समस्या का समाधान कर रहे हैं, जिसका मूल्यांकन कर रहे हैं वो उचित है कि नहीं, सही मूल्यांकन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सभी समाधानों का हम क्या करते हैं मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका, ये चारों सही है। नेक्स्ट चलते हैं, एक समाधान का चुनाव और उसका परिपालन करना। एक समाधान को हम क्या करते हैं चुनते हैं, किसी भी एक समाधान को हम क्या करेंगे चुनेंगे और उसका क्या करेंगे परिपालन करेंगे। फिर नेक्स्ट परिणाम का मूल्यांकन करना। कोई भी परिणाम है अगर हमें जो मिलता है रिजल्ट, परिणाम इन द सेंस रिजल्ट, दोस्तों जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा उस रिजल्ट का हम क्या करेंगे मूल्यांकन करेंगे कि हाँ यार सही है कि नहीं है रिजल्ट। फिर समस्या समाधान का पुनर्परिभाषित करना और उन पर फिर से विचार करना। कोई भी समस्या है उसका हम समाधान करेंगे और उस पर पुनर्परिभाषित करेंगे और उन पर फिर से हम क्या करेंगे विचार करेंगे। ये चीज़ होती है समस्या समाधान विधि की, ये स्टेप है, ये चीज़ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, किसी भी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत यानी रिप्रेजेंट करने पर, किसी भी समस्या को एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करने पर अगर बालक अटक जाए तो वह क्रिया क्या कहलाती है अनुक्रिया समुच्चय कहलाती है। क्या कहलाती है समुच्चय कहलाती है। समुच्चय इन द सेंस दोस्तों ये है कि कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं और उसमें आप क्या जा रहे हैं अटक जा रहे हैं यानी फंस जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं आप फंस जा रहे हैं, कोई भी क्रिया करते समय आप क्या कर रहे हैं दोस्तों फंस जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है वो अनुक्रिया समुच्चय कहलाती है। क्या कहलाती है समुच्चय कहलाती है। सरल भाषा में अगर कहा जाए किसी भी समस्या को एक प्रकार के नियम से हल करना, यानी कोई भी समस्या है उसे आप सिर्फ एक रूल से एक नियम से एक ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है समुच्चय विधि कहलाती है। याद रखिएगा, ठीक है, समुच्चय कहलाती है। उत्तम समस्या समाधानकर्ता के लिए, उत्तम समस्या समाधानकर्ता के लिए अनुक्रिया में कमी ही अपसारी चिंतन भी कहलाता है। क्या कहलाता है अपसारी चिंतन कहलाता है। सरल भाषा में किसी भी समस्या को कई प्रकार के नियमों से हल करना क्या है अपसारी चिंतन है, उसे कई प्रकार नियमों से हल करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, प्रोजेक्ट विधि जिसके जनक कौन थे किलपैट्रिक थे। अब ये प्रोजेक्ट विधि है जिसके जनक कौन थे किलपैट्रिक थे दोस्तों। ठीक है, किलपैट्रिक के अनुसार यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। क्या होती है अनुभव केंद्रित होती है। इस विधि में छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इसमें क्या करता है छात्र स्वयं रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का समाधान अपने स्वयं विचारों के आधार पर करता है। अपनी समस्याओं का समाधान भी वो करता है कि स्वयं विचार करता है, उन्हीं के आधारों पर वह करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर कार्य करती है वास्तविकता का कार्य सिद्धांत करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में छात्र को बिना व्याकरण के नियमों को ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में क्या होता है छात्र को बिना व्याकरण के नियमों का क्या किया जाता है ज्ञान कराया जाता है आपकी कौन सी प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है, इस विधि में आपस में वार्तालाप एवं लिखित अभ्यास के माध्यम से भाषा को अधिक से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। इस विधि में आपस में वार्तालाप होती है एवं लिखित अभ्यास के माध्यम से भाषा को अधिक से अधिक सीखने पर क्या किया जाता है बल दिया जाता है। जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। किस विधि में प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रत्यक्ष विधि आपकी है, उसे सीखने पर बल दिया जाता है। जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे सिखाई जाती है, वो क्या कहलाती है आपकी प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें बालक प्राकृतिक रूप से क्या करता है सीखता है। बालक क्या करता है प्राकृतिक रूप से सीखता है। इस विधि में श्रव्य एवं दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, यानी श्रव्य एवं दृश्य सामग्री यानी जो कि दिखाई दे और सुनाई दे। श्रव्य सामग्री वो होती है जो कि दिखाई दे, क्या हो जो कि जिससे हम कुछ चीजों को देख सकते हैं, दिखाई दे जो चीजें क्या होती है जो चीजें दिखाई दे। और दोस्तों अगर हम श्रव्य यानी कि दृश्य की दिखाई दे, श्रव्य की बात दे तो जो सुनाई देती है, जो चीजें क्या होती है सुनाई देती है वो सुनाई। जैसे अगर हम बात करें दृश्य सामग्री की बात करें तो जैसे दोस्तों अगर आपको शिक्षा प्रदान करना है तो लैपटॉप हो गया, आप कई चीज़ें हैं, प्रोजेक्टर हो गया जिससे हम चीज़ों को दिखा सकते हैं, आपको पढ़ा सकते हैं बहुत अच्छे से। श्रव्य की बात करें
तो टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है दोस्तों, कई चीज़ें हैं जिससे हम आपको सुना के भी चीज़ों को कि पक्षियों की आवाज़ ऐसी होती है, डायनासोर की आवाज़ ऐसे पहले होती थी, तो उससे भी अपनी क्लास को क्या कर सकते हैं, प्रभावकारी बना सकते हैं। यह विधि प्राथमिक कक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। किसके लिए? प्राथमिक कक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होती है दोस्तों। ये आपके स्टडी 91 में कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई है, आप सभी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, विश्लेषण विधि की बात करें दोस्तों। विश्लेषण विधि के जनक कौन थे? विश्लेषण विधि के जनक थे हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। कौन जनक माने जाते थे? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग इसके जनक माने जाते थे। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में क्या करते थे? विश्लेषण विधि छोटे छोटे भागों में दोस्तों बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता था। कोई भी दोस्तों विधि है उसे क्या करते थे हम? छोटे छोटे भागों में बांट देते थे। कोई अगर बड़ी समस्या या बड़ा टॉपिक है तो उसे छोटे छोटे भाग में आप बांट लीजिए और उसको हल करिए, तो यही क्या कहलाती है? विश्लेषण विधि कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है संश्लेषण विधि। इसकी आप बहन कर सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य, यानी कि किसी चीज को क्या करना है? विश्लेषण करना है, विश्लेषित करना है और फिर पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी भी समस्या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हैं और हुए समस्या का क्या किया जाता है? हल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अनुकरण विधि। अनुकरण विधि की बात करें, इस विधि में छात्र अपने शिक्षक का अनुकरण यानी कि नकल करके सीखता है। अनुकरण इन द सेंस मैंने क्या बताया था दोस्तों? नकल करना। जैसे आपके बच्चे हैं, बहुत ही बालक क्या करता है? किसी भी चीज को बहुत ही तेज अनुकरण करेगा तभी करके सीखेगा। जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना आदि। जैसे लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, आदि हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है व्याख्यान विधि की बात करें तो इस विधि के अंतर्गत किसी भी तथ्य, विषय या शिक्षक के द्वारा व्याख्या की जाती है। क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि होती है। क्या होती है? सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। यह शिक्षक केंद्रित होती है। क्या होती है? शिक्षक केंद्रित मानी जाती है आपकी व्याख्यान विधि। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्राकृतिक विधि। जब एक शिक्षक भाषा का अध्ययन कराने के लिए लक्ष्य भाषा में गहन मौखिक बातचीत का प्रयोग कर रहा होता है तो इस विधि को क्या कहते हैं? प्राकृतिक विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचर विधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेचर विधि यानी ये विधि भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें क्या है? इसमें भाषा का बालक अध्ययन करता है। क्या करता है? अध्ययन कराते हैं। अध्ययन कराने के लिए लक्ष्य भाषा में गहन मौखिक बातचीत का प्रयोग होता है। क्या होता है? गहन मौखिक बातचीत का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस विधि को प्राकृतिक विधि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट करें मारिया मांटेश्वर विधि। मारिया मांटेश्वर विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कहाँ की निवासी थी? इटली की थी। चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे। इसके नाम से शिक्षा को मांटेश्वरी पद्धति प्रसिद्ध है। यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे हेतु प्रयोग में ली जाती थी दोस्तों। ठीक है, इसलिए यह पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। नेक्स्ट है आपकी, इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु, उनकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय बाद क्या हो गया? समान बुद्धि के बालकों के भी शिक्षा में उपयोग में लाई गई। आपकी कौन सी? मारिया मांटेश्वर विधि। ये क्या थी दोस्तों? डॉक्टर थी। क्या थी? डॉक्टर थी मारिया विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि वाला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है निचोड़, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये सारी चीजों का क्या है? निचोड़। सारी चीजों का क्या है? निचोड़। सारी चीजों का क्या है? निचोड़ है कि कौन सी विधि के जनक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किंडरगार्टन, फ्रोबेल। मांटेश्वरी विधि, मारिया मांटेश्वरी। खेल विधि के जनक कौन थे? हेनरी कोल्डवेल कुक थे। डाल्टन विधि के जनक आपके कौन थे? हेलन पार्कहर्स्ट थे। और पारेटन विधि कौन थे? पेस्टोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मांटेश्वरी विधि पूछा जाता है, मारिया मांटेश्वरी। खेल विधि कुक, किक मारते हैं ना दोस्तों, कुक हो गए। डाल्टन विधि हेलन पार्कर हो गए और पारेटन विधि पेस्टोलॉजी हो गए। खोज विधि के कौन थे आपके? आर्मस्ट्रांग थे। प्रश्नोत्तर विधि कौन थे? सुकरात थे आपके। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन थे? विलियम हेनरी और किलपैट्रिक थे। वैज्ञानिक विधि कौन थे? गुडॉवर स्केट्स थे। समस्या समाधान विधि सुकरात जी थे। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण विधि की बात करें तो रॉबर्ट जी थे। मूल्यांकन विधि जे.एम. राइस थे। समस्या समाधान विधि की बात करें तो सुकरात थे। इकाई उपागम की बात करें तो एस.सी. मॉरिसन थे दोस्तों। वेनेटिका विधि की बात करें तो कार्टन बाशबर्न थे। ठीक है, और ड्रेकॉली शिक्षण विधि की बात करें तो ड्रेकॉली थे।
ब्रेल पद्धति की बात करें तो लुई ब्रेल थे। लुई ब्रेल किसके थे? ब्रेल पद्धति। प्रक्रिया विधि की बात करें तो कैमिनियस थे। बेसिक शिक्षा पद्धति की बात करें तो महात्मा गांधी जी थे। समाजमित विधि की बात करें तो एल मोरोनो थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलें, आगमन विधि के अरस्तु, अभी मैंने बताया आगमन विधि निगमन विधि दोनों के कौन थे? अरस्तु थे, ये प्लेटो आ गया। आगमन विधि निगमन विधि प्लेटो नहीं थे दोस्तों, आगमन विधि के भी और निगमन विधि के भी अरस्तु थे, अरस्तु थे जनक दोस्तों, ठीक है। हर्बर्ट विधि हर्बर्ट थे। परिभाषाली निधि प्रश्नावली विधि वुडवर्ड। संवाद विधि प्लेटो, ठीक है। रेखीय अभिषेक अनुदेशक विधि कौन थे? बीएफ स्किनर। साखी अभिकरण अनुदेशक विधि या आंतरिक अनुदेशक विधि कौन थे? नॉर्मन क्राउडर। अवरोही अभिकरण से थॉमस एफ गिलबोर्ड थे। और ये दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये आपके लिए। शिक्षण विधि वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको एक बार दो बार आप चीज़ों को पढ़ लेंगे, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ये स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप सभी देख सकते हैं, इसको नोट्स कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं इसका, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तो सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, ठीक है।